तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी, अपनों का ख्याल रख रही होगी। मौसम अच्छा है, दिल्ली में काफ़ी बारिश हो रही है और पिछले 2-3 दिनों से थोड़ी गर्मी उमस भी कम है। अच्छा है, मानसून का महीना, बरसात, फिर इसके लिए हम लोग तरसते हैं, उसके बाद वही गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक हमारी क्राइम तक फैमिली मेंबर हैं कस्तूरी निनी। इन्होंने एक मेल भेजा था और एक कटिंग भी थी, एक चाइना की खबर थी, तो वो आपके साथ शेयर करूं, फिर अपनी कहानी के ऊपर आता हूं। चीन के एक शहर में एक घर में चोरी हो जाती है। चोर घर से सामान चुरा कर चला जाता है। इसके बाद पुलिस की टीम पहुंचती है। कोई सुराग सबूत मिलता नहीं है। उस घर में हाल में ही पेंट हुआ था, दीवारों पे और बाकी जगहों पे। तो पुलिस घर से फिंगरप्रिंट उठाने की कोशिश करती है। इसी दौरान में एक पुलिस वाले की नज़र दीवार पर पड़ती है। उस दीवार पर खून के कुछ धब्बे थे। गौर से देखा तो देखा कि उस दीवार पे 2 मच्छर मरे हुए और उन मच्छरों का खून उस दीवार से चिपका हुआ है। पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से उन मच्छरों को उठाया, खून के सैंपल लिए, उसके बाद ले गए। अब उन्हें ये था कि इस मच्छर को जिसने मारा होगा तो टच किया होगा, तो हो सकता है उसका कुछ डीएनए सैंपल मिल जाए। तो उस मच्छर के सैंपल के बाद डीएनए टेस्ट जब हुआ तो उसमें दिखा कि जो उनके अपना डेटाबेस है, एक शख्स से वो डीएनए जाकर मिल गया। इसके बाद पुलिस उस शख्स तक पहुंचती है, पकड़ कर लाती है, तो पता चलता है कि वही चोर है। और फिर उसके बाद 4 और चोरियों का भी वो जो है इकरार करता है कि मैंने की है। और इस तरह से चोरी का एक केस सॉल्व हो जाता है 2 मच्छरों की मौत की वजह से, क्योंकि वहाँ पे वो सबूत और सुराग छोड़ गया था। तो बदलते फॉरेंसिक के दौर में छोटे छोटे सुराग, छोटे छोटी जो सबूत हैं, वो भी बड़े कारगर है। जैसे मैंने आपको कल कहानी सुनाई थी कि 74 साल बाद कैसे डीएनए ने एक मुर्दे को उसका नाम दिया था। अब आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले एक बार फिर आपको बता दूं कि कुकू एफएम ऐप पर भी तमाम कहानियां आप सुन सकते हैं अपने मनपसंद की। क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। और उन तमाम कहानियों में जो बेशुमार कहानियां हैं, उसमें से एक चंबल घाटी डकैतन पुलिस। चंबल आप जानते हैं डाकुओं के लिए बड़ा मशहूर या बदनाम जो भी कहें। तो चंबल घाटी और डकैत, और जब डकैत होंगे तो पुलिस, इनकी सारी कहानियां हैं। इसके अलावा 1947 के बाद का भारत, 1947 के बाद का भारत क्या था, कैसा था, ये भी कहानी है। तो कुकू एफएम ऐप पर जाकर आप ये तमाम कहानियां अपने मनपसंद की सुन सकते हैं। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। बात 13 अक्टूबर 2005 की है, 13 अक्टूबर 2005। कहानी की जमीन चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में एक एडिशनल सेशन जज थे, विजय सिंह, उम्र करीब 42 साल। विजय सिंह बड़े अच्छे परिवार से, उनके जो फादर थे वो एक्स प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह के बड़े करीबी थे। इसके अलावा पंजाब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे यूपीएससी है तो पंजाब का जो स्टेट सर्विस एग्ज़ाम होता है, उसके भी चेयरमैन रहे थे। तो उनके बेटे विजय सिंह पढ़ने लिखने में होशियार, तेज़, उन्होंने भी पढ़ाई की, कानून की पढ़ाई की और फिर पंजाब में एडिशनल सेशन जज बन गए। 13 अक्टूबर 2005 की बात है। विजय सिंह जो जज साहब थे, ये रात को अक्सर खाना खाने के बाद वॉक करते थे, टहलते थे अपने घर के बाहर। अच्छा, ये जहाँ रहते थे वो बहुत ही वीवीआईपी एरिया था। चंडीगढ़ का ये मोती बाग पैलेस, जो उस वक्त वहाँ पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे 2005 में, कैप्टन अमरिंदर सिंह, अभी हाल तक थे, तो वो चीफ मिनिस्टर थे। और उनके घर के बराबर में ही जज साहब का बंगला था। रात करीब 10:30 का वक्त था। जज साहब खाना खाने के बाद अपनी आदत के हिसाब से टहल रहे थे और यही वो इकलौता वक्त होता था जब जज साहब के साथ उनका कोई अर्दली या गार्ड नहीं होता था। वो अकेले तन्हा होते थे क्योंकि घर के करीब ही टहलते थे, बाकी वरना उनके साथ सुरक्षा लगी रहती थी। तो अपनी रूटीन के हिसाब से उस रात भी वो टहल रहे थे। 10:30 का वक्त था और मोबाइल पे बात कर रहे थे। और जो दूसरी तरफ मोबाइल पे जिससे बात कर रहे थे वो जर्मन में रहने वाली एक उनकी महिला दोस्त थी, फीमेल फ्रेंड। तो उससे फ़ोन पे बात कर रहे थे। इसी दौरान जहाँ पे वो वॉक करते थे थोड़ा सा सन्नाटा था, कुछ अंधेरा भी था। एक शख्स पीछे से आता है और एक तलवार से जज साहब के सर पर हमला करता है। जज साहब चीखते हैं, गिर पड़ते हैं। इसके बाद वो बेतहाशा हमला करता है, करीब 2 दर्जन, मतलब 22 से ज़्यादा उनके जिस्म पर उसी तलवार से वार। फिर हमलावर देखता है कि जज साहब अब उनके ज़िंदा बचने की उम्मीद नहीं है, वो वहाँ से भाग जाता है। अब जज साहब वहीं पे बेहोश बेसुध पड़े हुए हैं। किसी को पता नहीं, घर वालों को भी नहीं मालूम ये हादसा हुआ, किसी ने देखा भी नहीं, सन्नाटा था। लेकिन जब पहला हमला हुआ
तो चूंकि वो फ़ोन पे थे और जर्मनी में अपनी महिला मित्र से बात कर रहे थे, तो जैसे ही उनके सर पे चोट लगी, उनके मुंह से एक चीख निकली। वो चीख जर्मन में उस लड़की को भी सुनाई दी जिससे वो बात कर रहे थे। और इसके बाद वो हेलो हेलो करती रही, लेकिन जज साहब की और भी कई चीखें सुनाई दी, पर जज साहब ने कुछ वापस पलट के कहा नहीं। उस लड़की को लगा कि कुछ गड़बड़ हो गया। उसने फ़ौरन फिर फ़ोन काटा और जज साहब के घर पे उनकी वाइफ को फ़ोन किया और कहा कि अभी बात करते करते वो अचानक चीख पड़े हैं, शायद कोई हादसा हो गया, आप देखिए। ये फ़ोन आता है, घर वाले बदहवास, बाकी जो उनके गार्ड वार्ड थे वो भागते हैं जिस तरफ वो टहलने के लिए निकला करते थे। थोड़ी दूर जाने के बाद ही एक जगह पे जज साहब घायल हालत में पड़े मिलते हैं। लोगों की मदद से जज साहब को फ़ौरन अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उन्हें मुर्दा करार देते हैं। एडिशनल सेशन जज विजय सिंह की मौत हो चुकी थी और कत्ल कहाँ हुआ था? चंडीगढ़ के सबसे हाई प्रोफाइल इलाके में, जहाँ से थोड़ी ही दूर पर चीफ मिनिस्टर का घर था, ऑफिशियल रेजिडेंस, और एक जज का इस तरह से कत्ल। अगले दिन तमाम अखबारों में खबरें थी। खुद चीफ मिनिस्टर को लगा कि ये क्या हो गया, क्योंकि जब पंजाब में टेररिज्म था उस ज़माने में भी इस तरह से जज वज को कभी निशाना बनाया नहीं गया था। तब एक जज का इस तरीके से कत्ल, इसकी कहानी क्या। खुद चीफ मिनिस्टर इस कत्ल की जांच के लिए एक SIT को बनाने का ऐलान करते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, और कहते हैं कि कातिल को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अब चंडीगढ़ पुलिस तफ्तीश में जुट जाती है। धीरे धीरे तफ्तीश होती है, उनके नंबरों को खंगाला जाता है, जिससे बात कर रहे थे वो बात होती है, वाइफ से बात होती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। धीरे धीरे 4 दिन बीत जाते हैं। 4 दिन के बाद अचानक चंडीगढ़ पुलिस एक लेडी डॉक्टर और एक और शख्स को सामने लेकर आती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है कि हमने जज विजय सिंह के कत्ल की पहेली को सुलझा लिया है। अब लोग हैरान थे, जानना चाहते थे कि इस कत्ल का ताल्लुक किससे है, क्योंकि एडिशनल सेशन जज थे, बहुत सारे दुश्मन हो सकते हैं, बहुत सारे फैसले सुनाए, तो हर एक को ये उम्मीद थी कि कोई ऐसा दुश्मन, कोई क्रिमिनल होगा जिसने किसी फैसले से नाखुश होगा और उसने जज साहब को मार डाला। लेकिन जब पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और पुलिस ने इस कत्ल के पीछे की कहानी सुनाई, तो हर एक कोई चौंक उठा। यहाँ तक कि खुद वहाँ के सत्ता के गलियारों में भी ये बात हुई कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद कई दिन तक ये बात चर्चाओं में रही। पुलिस ने जज विजय सिंह के कत्ल के इल्ज़ाम में जिन 2 लोगों को पकड़ा था, उनमें से एक का नाम था डॉक्टर रवदीप कौर और दूसरे का नाम था मंजीत। तो अब इन दोनों को पुलिस ने पकड़ा। अब एक लेडी डॉक्टर, उसका जज के कत्ल से क्या रिश्ता, और जो दूसरा था वो भी एक, मतलब कोई पेशेवर क्रिमिनल नहीं था, बल्कि एक धार्मिक आदमी था। अब उन दोनों को पुलिस ने पकड़ा और कहा कि हमने कत्ल की पहेली को सुलझा लिया। अब इसके बाद पूरी कहानी सुनाई गई। पूरी कहानी जो इस कत्ल के पीछे की साजिश से पर्दा हटा रही थी, वो कहानी कुछ यूं थी कि जज विजय सिंह जी एक अच्छे परिवार से आते थे। उनके फादर जो है वो एक्स प्रेसिडेंट, जो मैंने बताया आपको, ज्ञानी जैल सिंह के करीबी थे, पंजाब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रहे, और उनका नाम था अमरजीत सिंह वालिया, इन जज साहब का। जहाँ ये रहते थे, इनके पड़ोस में एक और परिवार रहा करता था। वो परिवार भी बेहद इज्जतदार, पढ़ा लिखा, और उस परिवार के मुखिया थे वहाँ के एक डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू अफसर, DS भैया। तो ये दोनों परिवार, चूँकि पास पास में रहता था, घर पे आना जाना था, दोस्ती थी। इस परिवार में एक लड़की थी और उस लड़की का नाम था रवदीप कौर। अब रवदीप कौर और इधर विजय सिंह दोनों लगभग साथ साथ पले बढ़े। इस साथ साथ में पलने बढ़ने के दौरान दोनों में दोस्ती हुई, फिर कहते हैं दोनों में प्यार हो गया, लेकिन फिर बड़े हुए, दोनों की अलग। रवदीप कौर एक डॉक्टर बनी और उसने अपना एक प्राइवेट क्लिनिक चलाना शुरू किया वहीं चंडीगढ़ में, गायनी थी वो। और इधर कानून का इम्तिहान पास कर विजय सिंह जज बन गए। अब बड़े हुए रवदीप चाहती थी कि शादी हो, शादी हुई नहीं। माँ बाप ने दोनों के अलग अलग शादी कर दी, विजय सिंह की किसी और से और रवदीप कौर के माँ बाप ने उसकी शादी किसी और से। धीरे धीरे वक्त बीता, विजय सिंह जी की 3 बेटियां हुई, उधर रवदीप कौर को एक बेटा हुआ। लेकिन शादी के कुछ साल के बाद रवदीप ने अपने पति को छोड़ दिया, डिवोर्स दे दिया। अब वो अकेली अपने बेटे को पाल रही थी और एक क्लिनिक चला रही थी। लेकिन शादी के बाद भी रवदीप का और विजय सिंह का दोनों का मिलना जुलना जारी था। हालांकि विजय सिंह भी शादीशुदा थे, 3 बेटियां थीं।
अब कुछ वक्त बीता तो रवदीप ने विजय सिंह से ये कहा कि हम शादी कर लेते हैं। अब शुरुआत में जब करनी थी तब तो हुई नहीं थी, कुछ इश्यूज थे। अब यहाँ पे ये कि दोनों शादी कर चुके हैं, बच्चे हैं, तो कैसे, इधर वो जज बन गए थे। तो शुरुआत में विजय सिंह ने कहा कि ठीक है हम कभी करते हैं शादी, अभी बात में बात करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो टालते रहे। रवदीप को लगा कि वो शायद इनकार कर रहा है, और इसी के बाद रवदीप आ गई गुस्से में। उसने कहा कि वो बदला लेना चाहती है, और वो इतना ज़्यादा गुस्से में थी कि उससे कुछ और सूझ नहीं रहा था। फिर उसने तय किया कि वो जज साहब का कत्ल कर देगी, क्योंकि उन्होंने उसको धोखा दिया है। बचपन से लेके इस उम्र तक दोनों में प्यार रहा, रिश्ता रहा, लेकिन जब शादी की बात आए वो इनकार कर दें। तो ये बात उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो ठगी जा रही है, और इसी गुस्से में उसने तय कर लिया कि वो जज को रास्ते से हटा देगी। लेकिन अब कैसे, क्योंकि ये एक लेडी डॉक्टर थी, कत्ल कैसे करें। फिर उसने पढ़ना शुरू किया कि सुपारी किलिंग भी होती है, सुपारी किलिंग से कैसे काम होता है। तो एक शख्स मिला, मंजीत, जो कहीं गुरुद्वारे में आती जाती थी। तो मंजीत से जब मुलाकात हुई तो धीरे धीरे मंजीत के साथ दोस्ती हुई। मंजीत मार्शल आर्ट वार्ट सब जानता था। तो उसने उससे कहा कि फिर भरोसे में लेने के बाद कि देखो तुम्हें कत्ल करना है, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगी, इसके अलावा अगर तुम ये काम कर दोगे तो फिर मैं तुमसे शादी करूंगी, और इसके बाद हम दोनों पंजाब छोड़ देंगे और कनाडा में जाकर बस जाएंगे। और मंजीत को लगा कि पढ़ी लिखी डॉक्टर, खूबसूरत, 5 लाख रुपए भी दे रही है, शादी करने की भी बात कर रही है, कनाडा में बसने की भी बात कर रही है। उसके लगा कि लॉटरी लग गई। वो इन बातों में आ गया। उसने कहा ठीक है। अब इसके बाद उसने रेकी करनी शुरू की, और धीरे धीरे सारी चीज़ें जज साहब के बारे में जानने लगा। फिर उसे पता चला कि हर रात जज साहब खाना खाने के बाद अकेले टहलते हैं, और यही एक वक्त होता है जब उनके साथ गार्ड नहीं होता। और उसी मौके का फिर तलाश में वो लगा रहा, और आखिरकार 13 अक्टूबर को उसे ये मौका मिल गया। 13 अक्टूबर को जज साहब अकेले थे। वो तलवार लेकर गया, उसने पहला वार उनके सर पे मारा। शायद पहले वार में ही मौत हो गई थी, लेकिन वो यकीन कर लेना चाहता था। इसके बाद उसने करीब 2 दर्जन बार और वार किया, और फिर जब यकीन हो गया तब वहाँ से चला गया। वहाँ से जाने के बाद उसने उस तलवार को एक कैनाल था वहाँ पे फेंक दिया, कपड़े बदले, फिर डॉक्टर रवदीप कौर के सीधे घर गया। रवदीप कौर ने 50,000 रुपये उसे ऑलरेडी एडवांस दे रखा था, 4.5 लाख बाकी था। 4.5 लाख रुपये रवदीप कौर ने मंजीत को दे दिए। मुझे पैसा लेकर वहाँ से अमृतसर और फिर बाकी जगह गुरुद्वारे में भागकर छुप गया। अब इधर कत्ल हुआ, चौथे दिन ये सारा खुलासा हुआ। तो पुलिस रवदीप कौर तक इसलिए पहुंची कि डॉक्टर साहब के मोबाइल में जो सारी चीज़ें थी, कुछ चैट थे, उसके अलावा उनके जो नंबर पे बात हो रही थी, तो उन सारी चीज़ों से उन्हें एहसास हो रहा था। दूसरा, इस दौरान में घर वालों से भी पूछताछ के दौरान डॉक्टर रवदीप और उनकी बातचीत के बारे, रिश्ते के बारे में पता चला। इसके बाद जब रवदीप कौर के मोबाइल को खंगाला गया तो उस मंजीत नाम के शख्स से उसकी बातचीत, कत्ल से पहले, कत्ल के बाद लगातार कॉल, इन सारी चीज़ों ने पुलिस के को शक पैदा किया रवदीप को लेकर, और उसी के बाद हुई। लेकिन रवदीप को उठाने के बाद भी रवदीप टूटी नहीं। पुलिस को लगातार इनकार करती रही कि मैंने कत्ल नहीं किया। और उस वक्त जो एसएसपी थे उन्होंने बाद में बताया भी कि बड़ा मुश्किल था तोड़ना रवदीप को, या जो जुर्म है उसका इकबाल कराना। लेकिन हर तरह से हारने के बाद पुलिस ने फिर इमोशनल कार्ड खेला, और उसने कहा कि हमें मालूम है कि जज साहब ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की। तो कहते हैं इसके बाद वो रो पड़ी और फिर पूरी कहानी सुनाई, और उसने इकरार जुर्म भी कर लिया, और इस तरीके से ये केस सुलझा। अब इसके बाद ये मामला अदालत में गया। लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया 2010 में। 5 का ये इंसिडेंट था। 2010 में लोअर कोर्ट ने मंजीत और रवदीप, इन दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। उम्र कैद जब तक जिंदा है, यानी कि अब जीते जी बाहर नहीं आ सकते। और इसके बाद इनको जेल भेज दिया गया। तब ये चंडीगढ़ जेल में थी, बुड़ैल जेल में, चंडीगढ़ में जो है। लेकिन फिर इनको 2014 में, 2014 में बुड़ैल जेल से पटियाला जेल शिफ्ट कर दिया गया। अब ये पटियाला जेल में थी। पटियाला जेल में रहने के दौरान रवदीप कौर ने एक अर्जी लगाई कि उसके माँ बाप की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे पेरोल दिया जाए। 6 दिसंबर 2014, 6 दिसंबर 2014 को अदालत ने रवदीप की अर्जी स्वीकार कर ली
और उसे 15 दिन की पेरोल पर रिहा करने का हुक्म सुना दिया। 6 दिसंबर से लेकर, बल्कि एक हफ्ते के लिए 15 दिसंबर तक। तो 6 दिसंबर को पेरोल दिया और 15 सितंबर को यह था कि आपको जेल वापस आना है। रवदीप रिहा हो गई, अपने घर गई। 15 दिसंबर को लौटना था, पर यह लौटी नहीं। अब इधर पुलिस और जेल प्रशासन परेशान हो गया। अब रवदीप की तलाश शुरू हुई। घर से पता चला कि वो तो घर पे है ही नहीं, वो तो निकल गई थी। अब पुलिस इधर उधर ढूंढती रही, कुछ लोगों से संपर्क किया, मुखबिरों से पता चला कि रवदीप जो है वो एक फेक नाम से अपने आईडी, पासपोर्ट और इसे बनाने की कोशिश में है और वो नेपाल के रास्ते कनाडा जाने की तैयारी कर रही है। अब सारी चीज़ें जब पुलिस को पता चली, पुलिस ने इधर उधर अपने सारे लोगों को लगाया। तो 15 दिसंबर से ये फरार थी 2014 को। दिसंबर के बाद जनवरी बीत गया, फरवरी भी आ गया, पुलिस ढूंढती रही। आखिरकार 3 फरवरी 2015 को, 3 फरवरी 2015 को रवदीप को नेपाल से पकड़ा गया और ये नेपाल पहुंच चुकी थी। उसके पास से कुछ फेक नाम के आईडी और वो बाकी सारी चीज़ें भी मिली। फिर उसे पकड़कर वापस पंजाब लाया गया, कोर्ट के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने उसे वापस पटियाला जेल भेज दिया। अब वो फिर से पटियाला जेल में थी। 2018, फिर इसके बाद करीब 5-6 साल गुजर गए, 3-4 साल। उसके बाद फिर उसने एक, अभी तक लोअर कोर्ट का फैसला था, तो उसने एक रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन डाला और अदालत ने उसके ठीक ठाक चाल चलन को जेल में देखते हुए उस पेरोल को तोड़ने के अलावा, और अभी ऊपरी अदालत का फैसला आना था, तो ज़मानत दे दी। तो फिलहाल आखिरी खबर यही है कि रवदीप कौर ज़मानत पर हैं। उनके इस उम्र कैद की जो सज़ा सुनाई गई है उसको चैलेंज किया ऊपरी अदालत में। ऊपरी अदालत का फैसला आना अभी बाकी है, लेकिन वो ज़मानत पर बाहर है। तो ये थी कहानी एक ऐसे जज की जिसका कत्ल हुआ था। अब कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज अतुल्य राज, पटना से इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अतुल्य। साथ ही अगम शर्मा का भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अगम। और प्रीतम निर्मल जी ने भेजा, इनके बेटे हैं। घनश्याम कुमावत, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे घनश्याम। और निशा कुमावत जी ने भेजा है, उनके पति हैं। साथ ही हृदय, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे हृदय। के शायद साइलेंट है, वरना हृदय कहता। योगेंद्र एन साधना जी ने भेजा है टोरंटो से, ये उनके पेरेंट्स हैं। साथ ही भूमि सोलंकी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे भूमि। और ये रतिलाल सोलंकी जी की बिटिया है। इसके अलावा विकास घोष का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे विकास। साथ ही रमेश कुमार तिवारी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रमेश। और पूनम तिवारी ने भेजा है। इसके अलावा अमृता चैटर्जी ने एक मेल लिखा है। उन्होंने लिखा कि उनके अभी, आपको पता होगा, 10th और 12th के बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट आया, तो उन्होंने कहा कि इनके बेटे का 10th में जो मार्क्स है वो थोड़ा शायद कम है। हालांकि ये समझा रही हैं कि बेटा नंबर ही ज़िंदगी नहीं है, लेकिन वो नाराज़ है, उदास है और लगातार ये कह रहा है कि ऐसे कैसे मार्किंग सिस्टम और ये सारी चीज़ें। तो अमृता चैटर्जी जी, मैं आपके बेटे से यही कहना चाहूँगा, उसका नाम मुझे नहीं मालूम, आपने नाम लिखा नहीं था, कि नंबर एक ख़ास एग्ज़ाम का पैमाना तो हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी की कामयाबी और नाकामी का पैमाना ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकता है एक नंबर। और दुनिया में ऐसे तमाम मिसाल पड़ी हुई हैं। आप कितने नाम लूँ मैं, जिनके स्कूल कॉलेज में नंबर नहीं थे, बड़े कम थे, बड़ी छोटी मोटी नौकरी ज़िंदगी से शुरुआत की और कहाँ कहाँ पहुँचे। शुरुआत चलिए आपको 2 लोगों से बताता हूँ। बिल गेट्स, दुनिया के सबसे रईस अमीर आदमी, पढ़ाई लिखाई में कभी तेज़ नहीं, कभी अच्छे नंबर नहीं, बल्कि ड्रॉप आउट स्कूल या कॉलेज से। मार्क ज़करबर्ग, आपके फेसबुक और इसके और दुनिया के रईस सबसे अमीर इंसानों में से एक। मार्क ज़करबर्ग कभी भी कोई नंबर और इन चीज़ों में नहीं। आप इंडिया में आ जाइए, मेरे फेवरेट भी एम एस धोनी। कहते हैं कि एम एस धोनी को क्रिकेट की वजह से जबरन पास करवाया गया था और एक रेलवे में उन्होंने नौकरी शुरू की थी एकदम छोटी मोटी। आज देखिए करोड़ों लोग पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले हैं, कहाँ से कहाँ पहुँचे। इस देश के सबसे अमीर शख्स की बात करें, अब वो है नहीं, लेकिन उनके बेटे हैं अभी, मुकेश अंबानी। धीरू भाई अंबानी, पेट्रोल पंप में, गैस स्टेशन पर उन्होंने काम किया। इसके अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आज के एक्टर का नाम लेता हूँ, दिल्ली में ही एनएसडी करते हुए वो चौकीदार की नौकरी करते थे। ऐसे कितने नाम लूँ जो
नंबर और बाकी चीज़ें हैं, बड़ी छोटी मोटी इससे शुरू की और फिर आज कहाँ हैं। तो मेरा मानना है कि कभी भी नंबर को लेकर ये नहीं सोचना चाहिए कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, हम नाकाम हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बल्कि मैं कई ऐसे जानता हूँ जिन्होंने पूरी ज़िंदगी फर्स्ट डिवीज़न नहीं लाया, 60% मार्क्स नहीं आए इस 12 तक, लेकिन यूपीएससी निकाला, वो आईएएस और आईपीएस है। मतलब कम मार्क्स, बल्कि इनमें से एक दो को तो ऐसा जानता हूँ तो एक दो बार फेल भी किया 7th 8th में, वो यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल दिया उन्होंने। तो जैसे स्पोर्ट्स होता है ना, क्रिकेट में या किसी का किसी दिन होता है कि आज मेरा अच्छा दिन है, आज बड़ी अच्छी रन बनाए। जैसे आजकल विराट कोहली फॉर्म में नहीं है, आ जाएंगे, लेकिन उनके ही आप देखिए 70 के करीब तो सेंचुरी है इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो वैसे ही एग्ज़ाम में भी कई बार होता है कि कुछ का अच्छा दिन होता है, कुछ का नहीं होता। जैसे मैं भी एग्ज़ाम देने जाता तो सोचता था कि क्वेश्चन लड़ा कि नहीं लड़ा। ये हम लोगों का एक वो लाइन हुआ करती थी, मतलब जितना जो पढ़ा है पूरा तो पढ़ा नहीं, उनमें से सोचता था कि 10 पढ़ के गया हूँ, उस 10 में से 5 क्वेश्चन भी लड़ जाए तो निकाल लूँगा। तो कई बार दिन ख़राब होता है तो नहीं निकलता, कई बार होता है तो निकल जाता है। तो इसीलिए मैं अमृता जी आपके बेटे से यही कहूँगा कि इस मार्क्स को कामयाबी या नाकामी का पैमाना ना माने, बल्कि दुनिया में जो करना है वो ठाने और उसको सच्चे दिल से करें, ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और ये तमाम पेरेंट्स के लिए, तमाम बच्चों के लिए कि नंबरों को लेकर, बल्कि आजकल तो मुझे ऐसा लगता है कि अब पता नहीं 99-100% तो सही है मार्क्स, 600 में से 600, 500 में से 500 मार्क्स आ रहे हैं। तो अब ये मतलब कहाँ जाएगा मामला समझ में नहीं आता। एक जब हम लोग पढ़ाई करते तो मैं सच बता रहा हूँ कि पासिंग मार्क्स शायद तब 36 था, तो हमारा ये होता था 33। क्या बस 35 तक भी आ जाए तो काम हो जाएगा, घर वाले कम से कम डांटे माटेंगे नहीं, अगली क्लास में भी पहुँच जाएंगे, बाकी देख लेंगे। तो लेकिन आज क्या बताऊँ, प्रविंदर राठी जी हैं और ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट प्रविंदर, और आप ज़रूर कामयाब हों। और अच्छी बात अभी जो मैंने आपको कही आपके लिए भी है, खूब मेहनत कीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। और थैंक यू सो मच आपके इस मेल के लिए, प्यार के लिए। और विक्रांत गुप्ता तक भी आपकी बात पहुंचा दूंगा, और विकी पाजी बहुत प्यारा इंसान है। इसके अलावा निशांत खेलकर हैं कि स्टोरी की फरमाइश की है, कस्तूरी नीनी जी के बारे में बताइए आपको, जो उन्होंने चाइना की स्टोरी बताई। मोहम्मद शाहनवाज हैं और इन्होंने कहा कि नक्सल पे कोई कहानी सुनाए, ऑलरेडी सुना चुका हूँ, प्राइम तक की लिस्ट में है। गौरव भट्ट हैं, इसके अलावा रियाज तंबोली हैं, एक फ्रॉड का मामला है। पीके सनी हैं और इन्होंने लिखा है बल्कि आर के सनी ने लिखा है कि कल, यानी कि जो गुजरा हुआ कल है, वो पहली कहानी उसी तारीख को मैंने सुनाई थी 4 साल पहले। थैंक यू सो मच इतना याद रखने के लिए। नरेश पंडित जी ने कहानी की फरमाइश की है। दीपक कुमार रे हैं, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। मयूर थोले हैं, अनिल शर्मा हैं, जवाहर चौबे हैं, हुसैन हलाई पोत्रा हैं, पोरबंदर से एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा रनित चैटर्जी है, एक कहानी की फरमाइश इनकी भी है। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया, और जो भी कहानी की फरमाइश है जल्द पूरी होगी। लेकिन कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।